अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्टली एमसीक्यूज। कहते हैं टिक द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है। द फॉलोइंग रिएक्शन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कहते हैं ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट एनर्जी निकल रही है। लेकिन हमें पता है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमारे पास हीट एनर्जी हमें देनी पड़ती है, लेकिन जब बॉन्ड बनते हैं तो वहां पर रिलीज है। अब ये देखिए हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह से Cl2 है, मतलब मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, मतलब क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान भी बॉन्ड है। कहते हैं ये जो हमें क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स टू फॉर्म ब्रेक द बॉन्ड ऑफ H2 एंड Cl2, कि इनको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? बेटे ये हमें क्वेश्चन ही बता रही है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है एनर्जी कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है। तो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी बता रहा है, तो बेसिकली हमारे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी थी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, या ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर हम सपोज कर लें, अब ये देखिए मुझे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। H2 है, वाटर मॉलिक्यूल है, H2 का मतलब है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और अगर हम देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान, तो बच्चे उनके दरमियान जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल है कि हाइड्रोजन के दरमियान भी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसमें तो एनर्जी कम नहीं होगी। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन देख लें, कार्बन का तो चले नहीं है बॉन्ड कोई भी, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। NaCl और AgNO3 के दरमियान देखें बच्चे, NaCl के दरमियान ना सिंगल बॉन्ड होता है, और इसी तरह से AgNO3 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये इसमें बेसिकली प्रोडक्ट किस तरह से हो रहे हैं, सिल्वर ने सोडियम के साथ अटैच हो जाता है, और सॉरी सोडियम ने हमारे पास नाइट्रेट के साथ अटैच होना है, और सिल्वर ने क्लोरीन के साथ अटैच हो जाना है। तो एक बॉन्ड सिर्फ ब्रेक होगा सोडियम क्लोरीन के दरमियान और सिल्वर और नाइट्रेट के दरमियान, तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होगा, और आयोडीन आयोडीन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना तो कंपैरेटिवली आसान है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड किस किस में ब्रेक हो रहे हैं, या तो C वाले पार्ट में या ब्रेक हो रहे हैं, या फिर D वाले पार्ट में। एक तो हम बॉन्ड से आइडिया लगाते हैं कि उसको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए, नंबर ऑफ बॉन्ड से, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा या कम बॉन्ड होंगे वहाँ पे एनर्जी भी वो कम जज़ब करेगा। इसके अलावा हम लोग ने एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, के मतलब एक जैसी चीज़ों को आपस में हल करवा के रिएक्शन करवाना आसान होता है। अब अगर इन दो का कंपैरिजन में देखती हूँ, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस है, मतलब ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें देखें तो ये गैस है और ये सॉलिड है, तो इनका हल करना एक दूसरे के साथ वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको तोड़ने के लिए और एक जैसी स्टेट ना होने की वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम कहते हैं एनर्जी फिर कम किस में होगी, इसमें दो रीजन है, एक तो बॉन्ड हमारे पास सिंगल सिंगल है, दूसरा दोनों सेम स्टेट में है। ये भी एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इजीली हल हो जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो हम कहते हैं इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमें सबसे कम चाहिए हो। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हेलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहते हैं ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि हमारे पास, वो कहते हैं इनमें से आप बताएं किस कौन सा एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब है उसने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा यूज की होगी, लेकिन जब बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी कम रिलीज हुई होगी। तो कहते हैं सब में मुझे जो बॉन्ड सबसे वीक होता है ना, वो HI का होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है। ये सबसे कमज़ोर होता है, इसलिए जब ये बनता है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसने जज़ब बहुत ज़्यादा की होती है बॉन्ड्स को अपने को तोड़ने के लिए। तो हम कहते हैं इसलिए ये एंडोथर्मिक होगा। इसके कंपैरिजन में ना ये वाले बॉन्ड्स होते हैं ये मजबूत होते हैं। इनका हम पता कैसे कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से बॉन्ड्स जो है वो मजबूत होते हैं, पीरियोडिक टेबल से इसका पता चल जाता है। जैसे ये देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें मैंने कहा था अभी तक जितने एलिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं ना, मतलब डिस्कवर हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया गया है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये 1 को स्किप करना है, 3rd 4 5 6 7। आपके पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे साथ में ग्रुप के हैं। फ्लोरीन के साथ बनाया हुआ हाइड्रोजन ने बॉन्ड, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ। जब आप ग्रुप में बच्चे नीचे आते जाते हैं ना, तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, साइज बढ़ता जाता है।
या फिर इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की केस में लेते हैं। तो मतलब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो क्लोरीन वाला जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन उससे थोड़ा कम, ब्रोमीन उससे कम। सबसे वीक बॉन्ड क्या होगा? आयोडीन का होगा। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रिस्पायरेशन। हमने ये टॉपिक पढ़ा था एनारोबिक रिस्पायरेशन का। तो अगर इसका हम लोग फार्मूला देखें या क्वेश्चन देखें कि इसमें क्या क्या बन रहा था, ये हमारे पास था ग्लूकोज को जब आपने कह लें कि डिकम्पोज करवाया था, तो आपसे एक तो एथेनॉल बन रहा था एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ में एनर्जी। एनर्जी जो थी ना वो एटीपी की फॉर्म में बन रही थी। ये आपने पढ़ा है कि हमारे पास एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही थी। एटीपी बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी ही होता है, ठीक है। आपको एनर्जी मिल रही थी, एथेनॉल मिल रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ चलेंगे, हमारे पास ऑप्शन कौन से गिवन है आपके पास? इसमें क्या है कि पहले तो देखिए एथेनॉल किस किस में है, तो सी और डी में से हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा है कि एनर्जी भी मिल रही थी एटीपी की फॉर्म में, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? सी वाला। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गिवन नहीं है, वो मिसिंग है, लेकिन हम देख लेते हैं इन चारों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? सी, क्योंकि इसमें एनर्जी भी है, एटीपी की बात भी हो रही है और एथेनॉल की बात भी हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। आप किस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिससे आपके पास प्रोडक्ट्स भी बन सके, रिएक्टेंट्स भी बन सके। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चे। ये देखें, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये थी, रिएक्टेंट्स ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, ट्रांजिशन स्टेट पे गए। ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे बॉन्ड बन भी रहे थे, ब्रेक भी हो रहे थे। ट्रांजिशन स्टेट में जब बॉन्ड बने तो प्रोडक्ट्स, ये देखें प्रोडक्ट्स की एनर्जी भी तकरीबन उतनी नहीं है जितनी रिएक्टेंट्स की थी, ठीक है। तो जितनी उसने एनर्जी रिलीज की थी उतनी ही वो अब्जॉर्ब, मतलब जितनी उसने अब्जॉर्ब की थी उतनी ही रिलीज हो रही थी। अब इस पॉइंट पे दोनों सिचुएशन में सेम लेवल है, रिएक्टेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो हम कहते हैं ये रिवर्सिबल है, ये आगे भी जा सकते हैं और ये पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन इस केस में देखें, ये हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट्स एनर्जी अब्जॉर्ब की, ट्रांजिशन स्टेट पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन की, लेकिन जब वो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट्स बने, रिएक्टेंट्स बने, तो ये देखिए उसने एनर्जी ज़्यादा रिलीज की है। अब एनर्जी खारिज ज़्यादा हुई है, रिलीज ज़्यादा हुई है, तो हम कहते हैं ये एक एक्सोथर्मिक है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, ये हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स ने एनर्जी ज़्यादा ऑब्जॉर्व की थी, एक्टिवेशन पॉइंट पे गए, एक्टिवेशन एनर्जी ली, मतलब ट्रांजिशन स्टेट पे गए। अब जब प्रोडक्ट बने हैं तो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं हुई, वो थोड़ी सी हुई है, तो ये हमारे पास उसने ऑब्जॉर्व ज़्यादा की थी, एंडोथर्मिक है। ये भी एक एंडोथर्मिक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि जहाँ पे पॉइंट पे आपके पास वो आगे भी जा सकते हैं और बैकवर्ड्स भी जा सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, वो रिएक्टेंट्स भी, जहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम है। रिएक्टेंट्स ने जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की उतनी खारिज कर दी है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। आगे कहते हैं व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कब होता है बच्चे? जब रिएक्टेंट्स ने कम एनर्जी ली हो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए उसने एनर्जी ज्यादा खारिज की हो, मतलब बॉन्ड आराम से टूट गए हों, वीक हो तो आराम से टूट जाते हैं, कम एनर्जी ली होगी, लेकिन जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो मजबूत बने होंगे, इसलिए एनर्जी ज्यादा खारिज हुई हो। करेक्ट ऑप्शन इसका ए ही है, कहते हैं शोज दी बॉन्ड विच ब्रेक्स आर वीकर, मतलब वो कमजोर थे, उसने कम एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, लेकिन जब बने थे तो वो मजबूत थे, इसलिए एनर्जी खारिज ज्यादा हुई। तो तब हमारे पास क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक होगा। आगे कहते हैं व्हेन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो है वो हमारे पास मिक्स होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रिएक्शन इज। जी जब भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है वहां पे एनर्जी रिलीज हुई होगी, मतलब वो एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा हुआ है एंथैल्पी चेंज को हमेशा माइनस साइन के साथ लिखते हैं, नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और इसको किस साइन के साथ लिखेंगे? नेगेटिव साइन के साथ। कहते हैं द एवरेज बॉन्ड, नेक्स्ट टाइम से क्या, द एवरेज बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी फॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमारे पास 412 किलो जूल है, कि अगर आप एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विच हैव द एंथैल्पी चेंज क्लोज टू 412, कहते हैं किसकी एनर्जी इसके नजदीक होगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम, ये कार्बन CH4 है, इसका मतलब क्या है? दरमियान में कार्बन था और उसके चारों साइडों पे हाइड्रोजन अटैच हुए हुए थे, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो इसके सारे बॉन्ड टूटे हाइड्रोजन से और नए प्रोडक्ट्स बन गए। तो सारे बॉन्ड टूटे तो चेंज तो बहुत ज्यादा एनर्जी में आया होगा। इसी तरह से इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ी होगी। CH4 है, इसकी भी चारों बॉन्ड टूटे हैं, CH4 इसके भी चारों बॉन्ड टूटे हैं, नए प्रोडक्ट्स बने हैं। लेकिन यहाँ पे देखें CH4 सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है, बाकी 3 हाइड्रोजन उसी तरह से अटैच्ड है, कि 4 बॉन्ड थे पहले, सिर्फ एक टूटा है। एक तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए थी? 412 भी चाहिए थी। तो हम कहते हैं ये कौन सा किसके कह लें क्लोज टू होगा? वो डी ऑप्शन पे होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं उसको देखते हैं
द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली एनर्जीज हैं। फाइंड द एंथैल्पी इन किलो जूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कहते हैं आपके पास एक रिएक्शन है, इसका बताओ एनर्जी चेंज क्या आया होगा, क्या एंथैल्पी चेंज आई होगी। बच्चे अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अब ये देखिए रिएक्टेंट में क्या है, 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इसको H2O2 कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जब प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें 2 बॉन्ड्स है, इसके अलावा ऑक्सीजन बन रहा है, इनके दरमियान में बच्चे डबल बॉन्ड होता है। टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4, 3 ब्रेक हुए, 4 बने, मतलब ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी तो रिलीज हुई होगी। पहली बात कि आपके पास नेगेटिव होगी, तो पहला तो इसमें देखें कौन सा नेगेटिव है, तो पहले वाला ही नेगेटिव है, तो एनर्जी रिलीज है क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, और जब भी बॉन्ड बनते हैं एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डज दी फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन डज नॉट अकर, नॉट अकर, कहते हैं जो कार्बन है, हमने इसकी एलोट्रोपिक्स फॉर्म पढ़ी थी स्टार्टिंग के चैप्टर में, डायमंड और ग्रेफाइट और कोयला, कहते हैं जो कार्बन है वो डायमंड से ग्रेफाइट में क्यों तब्दील नहीं होती। जी जो कार्बन होता है ना इनमें, सॉरी डायमंड में, हमारे पास आपने स्ट्रक्चर दोनों के प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, आसानी से बॉन्ड नहीं टूटते, इसलिए वो डायमंड से ग्रेफाइट में नहीं जाता। शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये, जब मैंने आपको टॉपिक करवाए थे साथ साथ भी इंडिकेट करवाए थे, लेकिन आप इसको कलेक्टिवली लास्ट पे भी देख लेते हैं। कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज, जो भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है उसको इंथैल्पी कहते हैं, उसको H से लिखा जाता है। इंथैल्पी चेंज क्या कहते हैं, सिस्टम में टोटल जितनी हीट एनर्जी जा रही होती है या बाहर निकल रही है, एंटर या एग्जिट हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, या कह लें अब्जॉर्ब हो रही होती है, उसकी वजह से जो चेंज आता है ना इंथैल्पी में, उसको इंथैल्पी चेंज कह देते हैं, उसको डेल्टा H से लिखते हैं, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो भी देख लेते हैं। इसके प्रॉपर डेफिनेशन में हमारे पास कहते हैं इंथैल्पी जो है वो टोटल हीट कंटेंट होता है, मतलब सिस्टम की टोटल हीट होती है। इंथैल्पी चेंज होती है वो अमाउंट होती है जो कि सिस्टम के अंदर जा रही होती है या फिर बाहर निकल रही होती है रिएक्शन में, ठीक है। इसको H से लिखते हैं और इसको डेल्टा H से लिखते हैं, ठीक है, ये हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको H से और चेंज इन इंथैल्पी को, इंथैल्पी चेंज को डेल्टा H से, तो ये सिंबल याद रखिएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं व्हाई ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमने पढ़ा हुआ है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, सो दैट्स द रीजन कि वो हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो एक एंडोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इसलिए हमारे पास वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्क्राइब दी डिपिक्ट दी ट्रांजिशन स्टेट फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन, आप इसके ट्रांजिशन स्टेट बताएं। आपने एक इक्वेशन देखी थी उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट के लिए, दिस वन, जिसमें आपने ये कंसीडर किया था हमारे पास, और कह लें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक बी मॉलिक्यूल है, ट्रांजिशन स्टेट होती है जहाँ पे इनके आपस के ए के और बी के दरमियान के बॉन्ड टूट रहे होते हैं, एट अ टाइम बॉन्ड बन भी रहे होते हैं, तो बाद में आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स चेंज कर रहा है, वो कह रहा है H2 मॉलिक्यूल है, तो A2 की जगह पे क्या लिखते हैं, H2 लिख दें, और दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल किसका है, Cl का, तो B2 की बजाय यहाँ पे क्या लिखते हैं, Cl2 लिख दें। ट्रांजिशन स्टेट कैसे आएगी, A की जगह पे लिख दें HH लिख दें, और B की जगह पे Cl लिख दें, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा, इसी तरह से क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा होगा, और बन रहे होंगे बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट दरमियान वाली आ जाएगी। लास्ट पे हमारे पास HCl प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस HCl, या इसको देख सकते हैं 2HCl हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये केमिकली आप उसको बता रहे हो ट्रांजिशन स्टेट को किस तरह से लिख सकते हो। अगर इसको ग्राफिकली देखें तो वो ग्राफिकली भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट को ग्राफिकली क्या दिखाया है कि H2 और Cl2 को अपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और ये एक्टिवेशन उनकी एनर्जी आ जाएगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ पे उनके बॉन्ड ब्रेक भी होंगे और बन भी रहे होंगे, तो जब बन रहेंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ये प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जब रिलीज होगी तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वहाँ से लेके यहाँ तक वो एनर्जी है जो रिलीज हुई है। अब ये देखिए उसने एनर्जी अब्जॉर्ब कम की थी, रिलीज ज़्यादा की है। अब कितनी रिलीज ज़्यादा की है, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू हमें बताएगी कि कितनी एनर्जी आपने ज़्यादा रिलीज की है। तो आप इसको क्वेश्चन के जरिए भी बता सकते हैं, आप इसको ग्राफिकल भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर उसको देखें,
ड्रा दी रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वन ऑफ विच मूव्स फास्टर देन द अदर। ये इसको मैंने जब टॉपिक करवाया था तब मैंने आपको इंडिकेट करवाया था कि जब आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हो, कैटालिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। तो पहले अगर आपके पास ये वाला पाथ था, आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, तो लेकिन आपने कैटालिस्ट ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस आंसर में ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि आप कैटालिस्ट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करोगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक फास्टर होगा। ये वाला जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ये फास्ट होगा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो स्लो होगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। ये हमने टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेस अमाउंट ले लेते हैं, मतलब मैं खाना ज़्यादा खा लेती हूँ, रोटी ज़्यादा ले लेती हूँ या चावल ज़्यादा खा लेती हूँ, तो जो एक्सेस होती है ना, वो क्या होती है, हमारे जिस्म में ज़ख़ीरा हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन बेसिकली एक स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की कह लें या कार्बोहाइड्रेट की, जिसको बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही डेफिनेशन है, रोल ऑफ ग्लाइकोजन है कि प्राइमरी स्टोरेज है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के, हम लोग ग्लूकोज को स्टोर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने का एक कह लें कि सोर्स होता है, कि हम लोग जो खाना वगैरह खा रहे होते हैं जो एक्सेस अमाउंट में होती है उसको स्टोर कर लिया जाता है, जिसको बाद में एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन से, तो इससे रिलेटेड स्टिल कुछ पॉइंट मिसिंग हो, कोई वर्ड कह लें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।